इस वीडियो में यही सीखेंगे कि एटम बम बनता कैसे है, मतलब इतनी सारी एनर्जी रिलीज कैसे होती है। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था एक हीलियम न्यूक्लियस पर। हीलियम न्यूक्लियस होता है जब दो प्रोटॉन और जब दो न्यूट्रॉन को हम मिला दें तो एक हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था। आइंस्टाइन ने एक प्रोटॉन का मास नोट किया। पहले एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। हम तो बस यही देखते हैं 1.67। वो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट कम से कम नोट करता था, 4 डिजिट। तो मतलब जैसे लोग तो ये समझते हैं कि दोनों का मास सेम ही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1.67 1.67, लेकिन 4 डिजिट के बाद देखो डिफरेंस आ रहा है 2649, डिफरेंस आ रहा है ना। तो एक प्रोटॉन का मास कितना था 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक न्यूट्रॉन का कितना मास आता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक, ये नोट कर लिए। फिर उसने एक हीलियम न्यूक्लियस लिया, हीलियम न्यूक्लियस बनता इनसे ही है, लेकिन हाँ बनता इनसे ही है, 2 प्रोटॉन से और 2 न्यूट्रॉन से। उसने एक हीलियम न्यूक्लियस लिया। हीलियम न्यूक्लियस का जो मेजर्ड मास था, मेजर्ड मास और कैलकुलेटेड मास, इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। मेजर्ड मास वो होता है जो हम मेज़र करते हैं, मतलब तोल के जो मास देखते हैं वो मास होता है मेजर्ड मास। कैलकुलेटेड मास वो होता है जो हम हाथ से कैलकुलेशन करके जो मास निकालते हैं, प्लस माइनस करके जो मास निकालते हैं वो होता है कैलकुलेटेड मास। एक हीलियम न्यूक्लियस का कितना मास आया, मेजर्ड मास कितना था 6.644 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो ये तो मेजर्ड मास था। आइंस्टाइन ने लोगों को बोला कहते कैलकुलेट करके आंसर निकालो, कैलकुलेट करके इसका मास निकालो हीलियम न्यूक्लियस का। तो लोग कहते चलो ठीक है कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट किया, 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्रोटॉन है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही सेम ये मास ले लिया न्यूट्रॉन का और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया कैलकुलेटेड मास वो कितना आया 6.695 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये आया था कैलकुलेटेड मास। देयरफॉर कैलकुलेटेड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 6.695 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये था मेजर्ड मास और ये क्या है कैलकुलेटेड मास। दोनों में फ़र्क दिख रहा है ना, दोनों में फ़र्क है ना। मेजर्ड मास तो कम है लेकिन कैलकुलेटेड मास ज़्यादा है। मेजर मास कितना है कम और कैलकुलेटेड मास कितना है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखो ये 644 है, ये 695 है, तो डिफरेंस तो बड़ा ही है। तो ये लोगों ने मतलब ये आइंस्टाइन ने सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मेजर मास तो अलग आ रहा है और जब हम हाथ से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं, तब ये ज़्यादा आ रहा है। तो आइंस्टाइन ने खुद एक्सपेरिमेंट किया। उसने 2 प्रोटॉन लिए, 2 न्यूट्रॉन लिए, खुद से एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया। जब उसने खुद से एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया तो मास उसका इतना आना चाहिए था। उसने खुद बनाया है तो मास इतना आना चाहिए था, लेकिन मेजर्ड मास तो इतना आ रहा था और कैलकुलेटेड मास इतना आ रहा था। उसने हर तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखे, लेकिन ये नहीं था कि कैलकुलेटेड मास और मेजर्ड मास क्या आ जाए, सेम आ जाए। मेजर मास इतना ही आ रहा था, जब उसने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया तब भी इतना ही आ रहा था। तो अब ये यहाँ पे डाउट हो गया कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब इसने हीलियम न्यूक्लियस बना लिया था ना, 4 पार्टिकल्स को मिला के, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के एक हीलियम न्यूक्लियस बना लिया, तब मास मेजर्ड मास भी इतना ही आ रहा था। ठीक है, और कैलकुलेटेड मास इतना आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। लेकिन जब इसने इन चारों को फिर से अलग कर दिया, फिर से अलग करने के बाद
इसका इन चारों का मास जब नोट किया तो इनका तो पहले जैसे ही था, इसका वही था 1.6726 इंटू 10 की पावर -27। एक प्रोटॉन का उतना था, दूसरे का भी इतना ही था, न्यूट्रॉन का भी उतना ही मास था जो पहले था 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg। अलग अलग करें तो सेम मास आ रहा है, चारों को मिला के देखें तो कैलकुलेटेड मास अलग आ रहा है। ये क्या चक्कर था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आइंस्टाइन ने कहा, कहता है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है जब चारों पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं। जब चारों पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और उस मास के बदले एनर्जी रिलीज हो रही है। मास के बदले एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये मास कम आ रहा है, तुम्हारा मेजर मास इसलिए कम आ रहा है। तो यहाँ पे मास के बदले एनर्जी बन रही है, थोड़ा थोड़ा तो मास कम हो रहा है और क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, ऐसा आइंस्टाइन ने बताया। ये प्रैक्टिकली देखेगा। ये देखो, कैलकुलेटेड मास इतना था, कैलकुलेटेड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 6.695 इंटू 10 की पावर -27 kg। मेजर्ड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 6.644 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास डिफरेंस, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो मास डिफरेंस आ जाएगा। मास डिफरेंस कितना आ रहा था, 0.051 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये था मास डिफरेंस, और इसी मास डिफरेंस को मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी मास डिफरेंस को मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। देखो ये दे भी रखा है, दिस मास डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट एंड एनर्जी रिलीज ड्यू टू द मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जो ये डिफरेंस आया और इस डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी बनी, जो मास से एनर्जी बनी, जो मास थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था वो एनर्जी के फॉर्म में बन रहा था, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। इस मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट होता है इन दोनों का डिफरेंस, मेजर्ड मास और कैलकुलेटेड मास का डिफरेंस, और इस मास डिफेक्ट की वजह से जितनी एनर्जी बनी है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, डन। ये भी देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी निकालनी गई। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, मतलब जो मास डिफेक्ट आ रहा था उससे बाइंडिंग एनर्जी। ये मास था, ये सी स्पीड ऑफ लाइट, मास को सी ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एनर्जी पता चलेगी ना। तो वो कितनी आई, 28.6875 MeV। यहाँ पे हम MeV पे ही बात करेंगे। ठीक है, ये तो चारों की थी, ये चारों पार्टिकल की इतनी एनर्जी थी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई, 28.6875 MeV। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कह सकते हैं। ठीक है, तो पर पार्टिकल कह लो या फिर पर न्यूक्लियन कह लो, एक ही बात है। तो पर की कितनी आई, 7 MeV, अप्रोक्स 7 बोल सकते हैं। ठीक है, तो पर पार्टिकल या पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, 7 MeV अप्रोक्स। ये सभी को याद ही रहती है तो याद ही कर लेना बेटर है। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 7 MeV। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 7 MeV। डन। तो ये एक्सपेरिमेंट किया आइंस्टाइन ने, यहाँ से ये बता दिया कि एनर्जी रिलीज होती है मास के मिलने से। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट समझ तो लिया कि क्या होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, बोर्ड्स में भी आ जाती है। तो डेफिनेशन क्या होती है मास डिफेक्ट की, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियंस constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus is called mass defect delta m। that is वही है कि डिफरेंस सम ऑफ मासेस न्यूक्लियंस, मतलब जो मेजर्ड मास था उसमें से कैलकुलेटेड मास, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कैलकुलेटेड मास का और मेजर्ड मास का डिफरेंस ले लो, वही क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है।
और इसे डेल्टा एम से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से भी डिनोट करते हैं। तो एक तो ये होगी। नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड मेजर्ड मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो तीनों ही डेफिनेशन ठीक है, तीनों ही पता होनी चाहिए कि तीनों ही मास डिफेक्ट के बारे में है। दोबारा से सुन लो, मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड मेजर मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट समझ गए। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी, वैसे तो हमने क्या पढ़ा था उस एक्सपेरिमेंट में कि बाइंडिंग एनर्जी वो होती है जो मास इफेक्ट आता है, जो मास डिफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट आता है, उसके बदले जो एनर्जी बनती है, उसके बदले जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही हमने क्या बोला था, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन जब हमने हीलियम न्यूक्लियस बना लिया था और जब उस हीलियम न्यूक्लियस के पार्टिकल को अलग अलग करा, तो अलग अलग करने के लिए भी उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी उस हीलियम न्यूक्लियस को देंगे तभी उसके पार्टिकल अलग अलग होंगे। एनर्जी तो देनी पड़ेगी पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए, तो जितनी एनर्जी उसे देनी पड़ी उसे भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी किस किस को कहते हैं, मास डिफेक्ट को, मास डिफेक्ट के बदले जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और किसको कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस में से पार्टिकल को जो अलग करने के लिए एनर्जी देनी पड़े उसे भी क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यही है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियॉन्स एंड प्लेस देम एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। थस जब वो हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस जब वो मतलब ऐसे बहुत टाइटली वो होता है ना, हेल्ड होता है, इतना आसान नहीं होता, तो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, तो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जब बाइंडिंग एनर्जी देंगे तो जो उसका पार्टिकल होगा उसे इनफाइनाइट प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे से दूर होंगे, तभी वो एक दूसरे से दूर होंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो कि ये भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, the nuclear binding energy range from 2.23 MeV for the heavy hydrogen to about 1800 MeV for uranium। ये बस सिंपल ही है, बाइंडिंग एनर्जी बता रखी है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन की, हैवी हाइड्रोजन की कितनी होती है और यूरेनियम की कितनी होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, आइंस्टाइन क्या सोच के बैठा था, क्या क्या सोच के बैठा था। व्हाट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन कितनी होगी बाइंडिंग एनर्जी। वैसे तो हमने ये प्रैक्टिकली फाइंड कर लिया था कि 7 होगी, 7 अप्रोक्स 7 MeV पर न्यूक्लियन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सिंगल न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हायर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। हर डेफिनेशन में एक अलग ही बात जानने को मिलती है, तो इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ छोटा मत करा करो। ठीक है, तो देखो इसमें ये भी बात बता रखी है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी हाइयर होगी, मतलब ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाइयर द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। और ये डेफिनेशन वही है, पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिकली तो निकाल ली थी, ये डेफिनेशन याद ही करनी पड़ेगी भाई। आइंस्टाइन ने हीलियम न्यूक्लियस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट किया नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर। आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट ऑन नाइट्रोजन न्यूक्लियस, किस पे किया, नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर एक्सपेरिमेंट किया। इसने वही सेम पार्टिकल लिए, उन्हें कंबाइन किया, उनका मेजर्ड मास देखा, कैलकुलेटेड मास देखा, मास डिफेक्ट देखा, बाइंडिंग एनर्जी देखी। लेकिन इस बार इसने क्या किया, 7 तो प्रोटॉन ले लिए, 7 न्यूट्रॉन ले लिए, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन।
एक प्रोटॉन का मास वही सेम 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये याद होना चाहिए, ये हर जगह ही यूज़ होएगा इसका मास। डेसिमल के बाद 4 डिजिट भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद करोगे तभी बात बनेगी। एक न्यूट्रॉन का मास 1.6746 इंटू 10 की पावर -27 kg। इन सबको मिला दिया, इन सबको क्या कर दिया, कंबाइन करवा दिया। कंबाइन करवाने के बाद क्या बन गया, नाइट्रोजन न्यूक्लियस। क्या बन गया, नाइट्रोजन न्यूक्लियस। इसका मेजर मास कितना है, मेजर्ड मास 23.2467 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये आया मेजर्ड मास। मेजर्ड मास मतलब जो मेजर करके देखा गया, तोल के देखा गया, वो मास कितना आया 23.2467 इंटू 10 के पावर -27 kg, ठीक है। ये इतना आ गया। इसने फिर वही कैलकुलेटेड मास निकालने की, कैलकुलेटेड मास निकाला, वही सेम प्रोसेस किए, 7 प्रोटॉन का मास और 7 न्यूट्रॉन का मास प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद क्या बन जाता है, नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो जैसे ये प्लस किया, कैलकुलेट किया, ये फिर वही मास डिफेक्ट आ गया, फिर मास डिफेक्ट आ गया। कैलकुलेटेड मास कितना आया 23.4325 इंटू 10 की पावर -27 kg। और मेजर्ड मास कितना था 23.2467 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। वही कैलकुलेटेड मास फिर से ज़्यादा आया और ये वाला मास कम आया। इसका भी सेम ही रीज़न था कि जो थोड़ा 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 मास इन सब का, इन सब पार्टिकल्स का थोड़ा थोड़ा मास कम हो गया और वो थोड़ा थोड़ा मास किस में चेंज हो गया, एनर्जी में। सेम रीज़न है, ठीक है। कैलकुलेटेड मास इतना आया भाई। फिर इसने दोबारा से वही बताया, कैलकुलेटेड मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इतना था, मेजर्ड मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इतना था। मास डिफरेंस, मास डिफरेंस आया तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, माइनस इसमें से ये माइनस कर देंगे। माइनस किया तो ये मास डिफेक्ट कितना आ गया 0.1858 इंटू 10 की पावर -27 kg। जो ये मास जो ये मास डिफरेंस आया, इसे क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। और जो इस मास डिफेक्ट के बदले में जो एनर्जी बनी या फिर जो एनर्जी रिलीज हुई, उसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। उसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ये वही सेम है, बस इस बार हमने क्या बनाया, नाइट्रोजन न्यूक्लियस बनाया है। हमने तो क्या बनाया है, आइंस्टाइन ने की थी हरकतें, उल्टी उल्टी आती है सारी इसको। क्या होता रहा था, नाइट्रोजन न्यूक्लियस बनाया है। पहले क्या बनाया था, हीलियम न्यूक्लियस। उसमें 4 पार्टिकल्स थे, इसमें 14 है, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी समझ गए। इसमें फिर बाइंडिंग एनर्जी निकाली। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वही E = mc² वाला फॉर्मूला। यहाँ पे E m मास ये इतना और c ये रही स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकाली तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी आई 104.5 MeV पर न्यूक्लियन निकाली। पर न्यूक्लियन निकालेंगे तो उसमें तो 4 से डिवाइड किया था क्योंकि 4 पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स थे तो 4 से डिवाइड किया। इसमें 7 है तो 14 है तो 14 से डिवाइड किया तो अप्रोक्स कितनी आ गई 7.4 MeV, ठीक है। तो ये पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी थी 7.4 MeV, ठीक है। ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, समझ गए होगे। इसमें मेन तो वही था कि क्या हो रहा है कि मास थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है जब कंबाइन किया, और जो वो मास थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जो मास डिफेक्ट आ रहा है या फिर मास डिफरेंस कह लो, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहीं से एनर्जी बनती है जब पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं। एटॉमिक मास यूनिट AMU
जो अभी हमने पीछे जो एक्सपेरिमेंट पढ़े, फॉर्मूले पढ़े, वो सब, उन सब की यूनिट क्या थी? MEV, MEV मेगा इलेक्ट्रा वोल्ट। अब हम पढ़ेंगे AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, मास, एटॉमिक मास यूनिट AMU, AMU जिसे म्यू भी कह सकते हैं, AMU को म्यू भी कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg। दोबारा से सुन लो 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये 1 म्यू कह लो या फिर 1 AMU कह लो, इसकी ये वैल्यू होती है। एक ये इंफॉर्मेशन है, ये देखना ध्यान से। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जो ये कार्बन एटम है ना, एक कार्बन एटम, जो 1 AMU होता है वो इसका 12th होता है, इसके मास का 12th होता है, मास का 12th होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मास था, प्रोटॉन का था, न्यूट्रॉन का था, अल्फा पार्टिकल का था, इनको म्यू में कन्वर्ट कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना पड़ा था? पढ़ते ही हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसे म्यू में कन्वर्ट किया तो 0.000548 म्यू। 1 प्रोटॉन kg में 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। म्यू में हो जाएगा 1.0027276 म्यू। न्यूट्रॉन का केजी में इतना होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg। म्यू में कितना हो जाएगा? 1.0086665 म्यू। 1 अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 6.644 इंटू 10 की पावर -27 kg। म्यू में कितना हो जाएगा? 4.001506 म्यू। डन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हीलियम न्यूक्लियस पे भी और नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे भी, वो अब हम म्यू में पढ़ेंगे, म्यू में। ठीक है, यूनिट चेंज हो जाएगी अब, और ये मतलब वैल्यू भी चेंज तो होगी। वन AMU में MEV मेगा इलेक्ट्रा वोल्ट कितने होते हैं? 931.5 MEV। एक AMU या फिर एक म्यू में इतने MEV होते हैं। ठीक है, ये आया कहाँ से? ये भी इक्वल टू mc² से ही आया है। E एक किसी का भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मास ले लो, ठीक है, c स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व किया, ये जूल में था, इसे MEV में किया तो इससे तो डिवाइड करना पड़ता है और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 की पावर -6 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और 1.6 इंटू 10 की पावर -90 से डिवाइड कर देंगे अगर जूल को MEV में बदलना है तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 931.5 MEV। हेंस तो 1 AMU में 931.5 MEV होते हैं। समझ गए? वही सेम हीलियम न्यूक्लियस, बस इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया? अब AMU आ गया। अब AMU में पढ़ेंगे। पहले हम MEV में या फिर KG में पढ़ चुके, अब किस में पढ़ेंगे? AMU में पढ़ेंगे। ठीक है, वही सेम, 2 प्रोटॉन लिए, 2 न्यूट्रॉन लिए, चारों को कंबाइन किया तो मेजर्ड मास कितना आया? एक हीलियम न्यूक्लियस बन गया। कंबाइन करने के बाद मेजर्ड मास कितना आया? 4.00156 म्यू। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.00726 म्यू। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.0086665 म्यू। ये याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये याद ही करने पड़ेंगे। मेजर्ड मास, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मेजर्ड मास उन्होंने नोट किया, मेजर्ड मास इतना है। फिर कैलकुलेटेड मास निकाला, कैलकुलेटेड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ AMU या फिर म्यू, कुछ भी कह लो। मेजर्ड मास तो आया इतना, 4.00156 म्यू। कैलकुलेटेड मास
मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन। यहाँ से कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया 4.03182 म्यू आ गया मास डिफेक्ट। ये क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। मेजर्ड मास कम है, कैलकुलेटेड मास ज़्यादा है। तो वही सेम प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मास कम हो रहा है। जब सारे पार्टिकल मिल रहे हैं, 4 पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वही मास किस में चेंज हो रहा है, एनर्जी में। और उस मास डिफेक्ट की वजह से जो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यह है कैलकुलेटेड मास और ये क्या है, मेजर्ड मास। ठीक है, अब तो स्पीडली समझ लोगे थोड़ा, कितनी वो तो समझा ही दिया। कैलकुलेटेड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इतना, मेजर्ड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इतना। मास डिफरेंस इन दोनों को माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो मास डिफरेंस आ गया इतना। इसी मास डिफरेंस को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यू टू दिस मास डिफेक्ट, इस मास डिफेक्ट की वजह से जितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये बहुत बारी पढ़ चुके हैं, समझ आ ही गया होगा। मास डिफेक्ट वो होता है, इन दोनों का डिफरेंस मास डिफेक्ट होता है, और इस मास डिफेक्ट के बदले जितनी एनर्जी रिलीज होएगी उसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। डन। ये वही है, म्यू में भी 7 ही है क्या, 7 ही है। बाइंडिंग एनर्जी वही बता रखी है। बाइंडिंग एनर्जी, चारों की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, 28.295 MeV पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन कितनी आ गई, 7 MeV पर न्यूक्लियन कितनी आ गई, 7 MeV। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, 7 MeV अप्रोक्स। MeV एनर्जी तो MeV में पढ़ रहे हैं हम तो, kg की जगह में AMU पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो वो तो MeV में आएगी। ये सेम नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे आ गई है, और देख लो भाई सेम प्रोसेस हुआ है, बस 7 प्रोटॉन ले लिए और 7 न्यूट्रॉन ले लिए और इनको कंबाइन किया तो एक नाइट्रोजन न्यूक्लियस बन गया। इनको कंबाइन किया तो एक नाइट्रोजन न्यूक्लियस बन गया। इसका मेजर्ड मास इतना आया, ये तो पढ़ ही लिया कि प्रोटॉन का मास कितना है और न्यूट्रॉन का मास कितना है म्यू में। ठीक है, मेजर मास इतना आया। कैलकुलेटेड मास कितना आया, जब 7 प्रोटॉन के मास को 7 न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर दिया तो कैलकुलेटेड मास कितना आया, 14.11587 म्यू। मेजर्ड मास इतना था, कैलकुलेटेड मास इतना था। कैलकुलेटेड मास ज़्यादा आ रहा था मेजर्ड मास से, वही सेम रीज़न कि जब मास पास आएंगे तो थोड़ा मास कम हो जाएगा और वो मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो वो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी को क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। डन। क्या है तुम मास डिफेक्ट, ये वही है। कैलकुलेटेड मास इतना था, मेजर मास इतना था, मास डिफरेंस इतना आ गया। दिस मास डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, उसे क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। एंड एनर्जी रिलीज ड्यू टू दिस मास, और जो इस मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बोर नहीं हो गई इतनी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन सुनते सुनते मास डिफेक्ट की। ये सेम वही बाइंडिंग एनर्जी 14 पार्टिकल्स या न्यूक्लियॉन्स कह लो, उसकी इतनी आई पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 7.4 MeV आई। ठीक है, अप्रोक्स करके। ये कैलकुलेशन ठीक है, इनमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और अप्रोक्स इतनी ही माननी है आपको, 7.4 ही माननी पड़ेगी। अप्रोक्स ये ली ऐसे गई है 7.4 MeV, तो ये ऐसी माननी पड़ेगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आएगी, 7.4 न्यूक्लियन। डन। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आज पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है क्या, ये एक प्रकार का ग्राफ ही है, ठीक है,
ये आइंस्टाइन ने खुद बनाया था, ये आइंस्टाइन ने खुद ड्रॉ किया था, बड़ी ही मेहनत लगाकर ये खुद ड्रॉ किया था, बहुत डीपली सोचकर। आइंस्टाइन ने क्या किया कि जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रख दी, ठीक है, मतलब बनाया ये ऐसा ही कि यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक्स एक्सिस पर एटम के मास नंबर रख दिए, एटम के मास नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहाँ पे मास नंबर। आइंस्टाइन ने बताया किसी भी एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे देखेंगे, जैसे H2 है, H2 होता है हैवी वाटर, H2 क्या होता है, हैवी वाटर। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो 1.1 के आसपास ही है, ठीक है, कितनी है 1.1। यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की नहीं कर रहे। आइंस्टाइन ने ये भी बताया था कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है। अब H2 की कितनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 1.1। ऐसे लिथियम की, हीलियम की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आयरन की, सबकी दे रखी है। अब जैसे लिथियम है, लिथियम 7, इसका मास नंबर कितना है, 7। मास नंबर कितना होता है लिथियम का, 7। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 5.5 समथिंग कुछ। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 5.5 से, तो टोटल आ जाएगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी अगर लिथियम का मास नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ, तो लिथियम की क्या आ जाएगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सबकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि जो इस टेबल में ये आयरन है Fe क्या होता है, आयरन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है, कितनी है, कुछ 8.8 है, 8.8 ही मान लो। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम है। और मिनिमम किसकी है, H2 की 1.1, मिनिमम है H2 की 1.1, मैक्सिमम किसकी है, आयरन की, Fe की 8.8। 8.8 से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं होती और 1.1 से कम नहीं होती, ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसी भी एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, वो मोर स्टेबल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, आयरन की, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इन सबसे स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और मिनिमम किसकी है, H2 की, मिनिमम किसकी है, H2 की, तो ये लेस स्टेबल है, मतलब बिल्कुल कम स्टेबल है। अगर हमें H2 को तोड़ना है, H2 को क्या करना है, ब्रेक करना है, तो इसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे, H2 अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद। लेकिन जो आयरन है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आयरन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसे एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी बहुत ज़्यादा देंगे तो ये बड़ी मुश्किल से अलग होएगा, बड़ी मुश्किल से ये ब्रेक होएगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने खुद टेबल दी थी, खुद टेबल बनाई थी, हर बुक में यही टेबल मिलेगी। ये डेफिनेशन भी देख लो, अ ग्राफ बिटवीन द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द मास नंबर, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई इज अ कर्व कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। इसी के बारे में अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये वही है टेबल, अगर बड़ी देखना चाहते हो तो देख लो, जो मास नंबर है नीचे, उधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द कर्व हैज ऑलमोस्ट अ फ्लैट पार्ट रफली फ्रॉम मास नंबर इक्वल टू 50 to A इक्वल टू 80
corresponding to an average binding energy per nucleon of about 8.5 MeV। इस प्रॉपर्टी में ये बता रखा है कि जो 50, यहाँ पे 50 है ना, 50 से लेके 80 तक, 50 से लेके 80 तक, मान लो कहाँ है 50 यहाँ है यार, क्या कर रहे हो 50 से लेके, जैसे ये मान लो ये 50 हो गया, 50 से लेके 80, इसके बीच वाला जो ये पार्ट है ये फ्लैट है, ये फ्लैट ही है ना, ये सीधे दिख रहा है ना, फ्लैट ही है ये पार्ट। बाकी तो देखो ये ऐसे जा रहे हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे जा रहे हैं। 50 to 80 वाला पार्ट क्या है, फ्लैट, ठीक है। सो द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिटवीन 15 and 80 आर मोस्ट स्टेबल। 50 और 80 के बीच में आने वाले जो न्यूक्लियाई है, जो एटम है, वो मोस्ट स्टेबल है। कौन सा एटम है इन दोनों के बीच में, Fe, आयरन, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये पहले बता दिया, ठीक है। जैसे आयरन देखो बता भी रखा है, Fe56, इसका मास नंबर कितना है 56, हैविंग अ बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन अबाउट 8.8, मैक्सिमम स्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, आयरन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी सबसे ज़्यादा है। इस प्रॉपर्टी में यही बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबव 80 के बाद वाले जो मास नंबर हैं, 80 के बाद वाले, ठीक है। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज स्लोली एंड ड्रॉप टू अबव 7.6 MeV फॉर यूरेनियम, जिसका मास नंबर कितना है 238। ये कह रहा है कि जो मास नंबर 80 है उसके बाद वाले जो एटम है, न्यूक्लियाई है, वो डिक्रीज हो रही है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो कहाँ तक जा रही है, यूरेनियम, कहाँ तक जा रही है, यूरेनियम लास्ट, जिसका मास नंबर कितना है 238, डिक्रीज होती जा रही है और लास्ट कहाँ तक जा रही है, यूरेनियम 238 के पास। दिस लोअर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फेल्स टू द ओवरकम द कोलम्बियन रिपल्शन among protons in nuclei having large number of protons. This is why the nuclei of heavier atoms beyond Bi209 are radioactive. इसके बाद वाले जो एटम है वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव एटम होते हैं जो अपने आप टूटते हैं। हम किसी चीज़ को अगर तोड़ते हैं तो उसे एनर्जी दे के या फिर कोई प्रोसेस करके हम खुद तोड़ते हैं, लेकिन कुछ एटम होते हैं जो अपने आप टूटते हैं। तो जो ये यूरेनियम है ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये अपने आप टूटता है। और ये अपने आप टूटता क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो ये बता रखा है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होता है। सेम चार्ज होएगा तो रिपल्शन करेंगे तो अपने आप टूटेंगे, रिपल्शन करेंगे तो अपने आप टूटेंगे। तो इसलिए क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। बस इस प्रॉपर्टी में तो ये बता रखा था कि 80 से बाद वाले की डिक्रीज होती है और क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं एलिमेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिलो 50 आल्सो द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज एंड बिलो 20 इट डिक्रीज शार्पली। ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियाई है 50, जिसका मास नंबर 50 से कम है, बिलो 50 से, 50 कहाँ पे है, 50 जो इसके बिलो वाले हैं, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये ग्राफ में ही दिख रहा है कि जो 50 है इसके बाद ये कमी होती जा रही है ना, सारी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कमी है। और बिल्कुल कम किस पे हो जाएगी, हैवी वाटर पे। 20 के बाद तो शार्पली डिक्रीज हो रही है, 20 यहाँ पे है गई, 20 के बाद क्या हो रहा है, शार्पली डिक्रीज ही तो हो रहे हैं, कम हो रही है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें ये बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल हैवी हाइड्रोजन, इट इज़ ओनली अबाउट, लास्ट किस पे जाता है, हैवी हाइड्रोजन H2 पे। लास्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम कहाँ तक होती है, हैवी हाइड्रोजन पर, H2 पर कितनी होती है, 1.1 लास्ट होती है ये। दिस शोज दैट द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिलो 20 आर कंपेयर लेस स्टेबल। मतलब जो 20 के बाद वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल लेस स्टेबल होते हैं।
इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ओके, बिलो मास नंबर 50 द कर्व डज नॉट फॉल कंटिन्यूसली। 50 के बाद जो कर्व फॉल हो रही है, जो गिर रही है, जो ये कर्व गिर रही है, ये कंटिन्यूसली नहीं गिर रही। मतलब देखो, कहीं ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे नीचे, ऐसे फॉल हो रही है। बट आल्सो पीक्स एट ऑक्सीजन, कार्बन एंड हीलियम। जो ये 3 एटम हैं, इन पर क्या है? पीक है, मतलब ये पीक पर है। पीक मतलब देखो, जैसे यहाँ पे ये He, ये पीक पर है, C कार्बन ये भी पीक पे है, ऑक्सीजन ये भी पीक पे है। दिस शोज दैट these are even nuclei are more stable than their immediate neighbors। ये जो है, जो ये पीक पर है, ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम, ये 3 एटम पीक पर है, इसलिए ये एक दूसरे के इवन न्यूक्लियाई है। और ये एक दूसरे के क्या है? इवन न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई क्या होते हैं? जिनका मास नंबर और एटम नंबर दोनों क्या हो? इवन हो। मास नंबर और एटम नंबर क्या हो? इवन। जैसे देखो, हीलियम का कहाँ है? हीलियम का ये भी इवन है, 2 और 4 दोनों इवन है। कार्बन का 6 और 12 दोनों इवन नंबर है। ऑक्सीजन का 8 और 16 दोनों इवन नंबर है। तो ये क्या होते हैं? तीनों इवन न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई उन्हें ही कहते हैं जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन नंबर में हो। देन आर मोर स्टेबल देन देयर इमीडिएट नाइबर। इमीडिएट नाइबर होते हैं जो बिल्कुल साथ वाले पड़ोसी होते हैं। जैसे साथ वाले पड़ोसी, दीवार से दीवार लगने वाले पड़ोसी जो हम लोग कह देते हैं। तो इसका पड़ोसी क्या है? एक तो ये F ऑक्सीजन का, और एक क्या है? नाइट्रोजन। तो ये इन दोनों से मोर स्टेबल है, इन दोनों से मोर स्टेबल है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के इमीडिएट नाइबर कौन है? एक तो ये N, दूसरा ये लिथियम, एक ये लिथियम और एक ये N। ये इन दोनों से स्टेबल है, कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। इन दोनों से ज़्यादा ना कार्बन की, तो कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ये हीलियम भी H2 और लिथियम से क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी, समझ आ गई होगी। ये इसकी 4 प्रॉपर्टी थी, जो इन्फॉर्मेशन थी कि ये याद कर लेना, सही रहेगा, समझ आ जाएगा, आसानी होएगी क्वेश्चन करने में। अब जो मेन आएगा वो क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गए तो मान लो कि ये मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आदि तो होगी, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन ही होते हैं, ये बाकी सारी तो इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, बाकी तो थ्योरी होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझ आनी चाहिए, वो आ ही जाएंगे लगभग तो।